Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th standard boards, IIT, NEET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NEET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. बच्चों पार्टी आज अपन करेंगे केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे अपन। तो मैंने देखो जो आपको पढ़ाया है ना, आपने जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, या आपने जो पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसका ही पोर्शन आपका केमिस्ट्री में भी है। तो उसको रिपीट करके फायदा नहीं है। वी ऑल नो कि कैसे हमको वो निकालना यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, अभी हम सीधा यहाँ पे चालू करेंगे कि क्या क्या लॉज आपके हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लॉज आपने जो है 10th में या 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है इसका। ठीक है, सीबीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो। ठीक है, सो वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉज। ठीक है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज गवर्न बाय 5 बेसिक लॉज। तो 5 बेसिक लॉज हैं। क्या क्या है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस, ये रिजल्ट्स लॉ ऑफ गैसेस फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपके 5 लॉज हैं और इन 5 लॉज पे आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही मामूली सा एक लॉ है। ठीक है, ये लॉ आपका क्या बोलता है, दिस वाज स्टडीड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लवोसियर इन 1789। It states that during the course of a chemical process, matter is neither created nor destroyed. तो समझ लीजिए भाई साहब, कोई दो रिएक्टेंट्स हैं A plus B और ये क्या बना रहे हैं C plus D। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको आप हीट करके या भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी देके जो भी है वो आप C plus D बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया N, ये हो गया आपका N, ये क्या बन रहा है आपका जैसे X plus Y। तो आपका ये जो N plus N है ये X plus Y के बराबर होगा जो वेट है। ठीक है, जैसे A का वेट कितना है M, B का वेट कितना है N। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन C का वेट जैसे एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ C, उसका वेट है X और D का वैसा Y। तो ये जो वेट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी आपका रिएक्टेंट्स का मास होगा वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो स्टेट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक मासेस M and N, तो आपका समझ लो कोई सब्सटेंस A है और सब्सटेंस B है। सब्सटेंस A का मास है N, सब्सटेंस B का मास है N। तो आफ्टर रिएक्शन ये फॉर्म कर रहा है C और D, C का मास है X और D का मास है Y। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज M plus N will be equal to mass of the products। अभी अगर प्रोडक्ट्स में कोई आपका गैस हो तो क्या होगा, वो तो उड़ जाएगा भाई साहब, है ना। जैसे ये समझो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको जब आप हीट करते हो तो भाई साहब क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास आप ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप कैसे लोगे, तो उड़ जाएगा, है ना। अगर आप इसको हीट करेंगे तो उड़ जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं दे शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्लोज चेम्बर्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जिस चीज को आप हीट कर रहे हो उसका गैस बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो आपको ये लॉ प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी
कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है वो चेंबर में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर नॉट allowed, the products of the reaction are not allowed to escape the site of the reaction, to escape the site of the reaction. So products of the reaction are not allowed to escape the site of the reaction. जो भी products होंगे they are not allowed to escape the site of the reaction, ठीक है। अगर escape करते हैं site तो फिर आपका ये law valid नहीं हो पाएगा, ठीक है। Are we clear? Okay. चलिए भाई साहब, इस पे ही एक छोटा सा सवाल है, देखिए 5 ग्राम, आपने देखो ये पोटेशियम क्लोराइड पढ़ा है लैब में, जो ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है वो पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने से होता है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे KClO3 है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसको जब आप हीट करते हैं तो ये बनाता है KCl+O2, इसको बैलेंस करना है, देखो 2 KClO3 है, 2 KCl+3O2 आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 5 grams इसका, ठीक है, of KClO3 is this much gram, 3.041 gram of KCl and 1.36 liter of oxygen at a standard temperature and pressure. Show that these figures support the law within the mass limits. अभी देखो यहाँ पे एरर, आपने देखो उस दिन यूनिट्स और मेजर्स में एरर्स पढ़ा था, इतना वैसा आपका एरर का स्कोप है, इतना 0.4%, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो अपन लॉ पढ़ेंगे ना, ये वाला, ठीक है, के-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसका क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है, अपन पढ़ेंगे इसको। तो के-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है गैसियस वॉल्यूम्स का, 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, अभी ये STP किस चिड़िया का नाम है भाई साहब, standard conditions of temperature and pressure। देखो भाई साहब, आप जब किसी सॉलिड की बात करते हैं ना तो उसमें टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर से आपके सॉलिड का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, लेंथ वॉल्यूम वगैरह एक्सपैंड होता है। प्रेशर से सॉलिड का कोई भी मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। सॉलिड्स में अगर आप देखोगे भाई साहब, सॉलिड से कोई सॉलिड है वैसा, तो सॉलिड में आप कुछ ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर का लेन देन नहीं करते। वैसे अब यहाँ पे एक पड़ा हुआ ये सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, आप बोलेंगे ये सॉलिड है, वैसे दिख रहा है आपको, ये इसका लेंथ हाइट हो जाएगा, ये वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी इतनी रहेगी। लिक्विड हो गया, लिक्विड में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही आप गैस की बात करते हो तो बहुत ज़रूरी है आप टेम्परेचर को और प्रेशर को स्पेसिफाई करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेसिफाई टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ गैस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो किसी भी गैस के बारे में जब आप बात करते हो, क्योंकि देखो गैस के थोड़े बहुत टेम्परेचर के ऊपर नीचे से गैस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वैसे ही प्रेशर भी है, ठीक है। तो ये इसके लिए जब भी आप किसी गैस की बात करेंगे तो हमेशा उसके साथ टेम्परेचर और प्रेशर को एसोसिएट करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आपका क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये आपका 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर भाई साहब क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है भाई साहब 1 एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, ये बोल सकते हैं, या 1.013 × 10⁵ पास्कल्स, ये सारे भाई साहब आपके स्टैंडर्ड प्रेशर्स, मतलब जो आपका 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशन, इसको अपन NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, STP और NTP, इसके बारे में हम विस्तारित रूप से अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या 1.013 × 10⁵ पास्कल, या 1 एटमॉस्फेयर, ये सारे आपके स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है 273.15 केल्विन, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। आपका गैस का जो है, जो ये वाला लॉ है वो क्या बोलता है, 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब 22.4 लीटर्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये आपके कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
और नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। लिख लिया बोला मैंने चाची, अच्छा आप लाएंगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? तो 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर पीपल? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसमें आते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इस सवाल में आपको दिया हुआ है 1.36 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 1 लीटर नहीं होगा, 1 मोल, आई एम सो सॉरी, ये तो 1 मोल, आई एम सो सॉरी, 1 मोल of any gas at STP occupies 22.4 liters। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसमें आगे देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, according to ग्राम मॉलिक्यूलर 22.4 liters of gaseous vapors may equal to their molecular weights। ठीक है, मतलब देखो क्या है यहाँ पे, अगर हम बोल रहे हैं 1 mole of any gas at STP occupies कितना है आपका 22.4 liters। ठीक है, अभी ये 1 मोल किस चिड़िया का नाम है? फॉर एग्जाम्पल देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भाई साहब कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपका 16। ठीक है, तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, इस एटॉमिक मास को ग्राम 16 ग्राम लिख लीजिए, ये हो गया आपका 16 न्यू एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट्स, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इस न्यू का हो जाएगा जी, सिंपल। ठीक है, ओके अभी अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, कितने एटम्स दिख रहे हैं? अरे O2 है ना, मतलब क्या हुआ, एक में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ठीक है, एक एटम का वेट कितना है 16, तो 2 एटम्स का वेट कितना होगा 32। ठीक है, सो इसको अपन बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम्स। ये हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोल। ठीक है, दिस इज नोन एज मोल, दैट इज 32 ग्राम्स। ये हो गया आपका मोल, दैट इज 32 ग्राम्स। क्लियर? आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं 1 मोल दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 22.4 लीटर्स। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, इसका वैल्यू होगा 22.4 लीटर्स। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही होगा देखो। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो 22.4 लीटर्स। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और किसका भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 12 + 2 × 16 दैट विल बी हाउ मच 12 + 32 दैट विल बी हाउ मच 44। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 44 ग्राम ऑफ CO2 at STP occupies कितना 22.4 लीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? 44 ग्राम ऑफ CO2 at STP occupies कितना 22.4 लीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके 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 चलिए यहाँ पे आता है आपका देखो वेट ऑफ 1.36 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ये कितना हो जाएगा? तो अपन यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ, इसको उल्टा लिख रहे हैं देखो, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ना, देखो 32 ग्राम ऑफ O2 एट एसटीपी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4, इसको उल्टा लिखो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच 32 ग्राम्स। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं वैसे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना हो जाएगा बोलो 32 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ओके, क्योंकि तुमको यहाँ पे देखना है कि इसका मास कितना होगा, 1.36 लीटर का मास एट एसटीपी कितना होगा। ठीक है, चलिए फिर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना हो जाएगा बोलो 32/22.4 ग्राम्स। समझ में आ रहा है?
यूनिटरी मेथड कर रहे हैं भाई साहब आप, ठीक है, ओके। अभी कितना है देखो 1.36, तो 1.36 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना 32/22.4 इनटू 1.36 ग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। देखो 32 इंटू 1.6 अपॉन 22.4, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया बोलो 1.943। देखो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि भाई साहब इसका मास और इसका मास इज इक्वल टू दिस का मास, है कि नहीं। अभी यहाँ पे तो मास नहीं दिया हुआ ना, वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम का आपको मास निकालना है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द मास। ठीक है। सो बच्चा पार्टी हमको यहाँ पे ना इस ऑक्सीजन का लीटर में नहीं चलेगा, अपने को मास चाहिए, तभी जाकर अपन प्रूव कर सकते हैं कि इसका मास और इसका मास दैट इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है 1.36 लीटर दिया हुआ है ऑक्सीजन का एट एसटीपी, और किसी भी गैस का हमको मालूम है कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा करें तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। एटॉमिक मास कितना है भाई साहब 16, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 16। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, क्योंकि O2 है, देखो O2 मतलब इस एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम का मास 16, तो 2 एटम का मास 32, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका कितना हो गया 32, तो 1 मोल कितना हो गया आपका 32। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। अभी इसको उल्टा कर दो तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, तो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इसका भाई साहब कितना है 32 ग्राम्स, ठीक है। 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इसका कितना है 32 ग्राम्स है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 1.36 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना 32/22.4 इंटू 1.36। ये तमाम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 1.943, ठीक है। अभी भाई साहब आप देख लो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, कितना टोटल वेट किसका भाई साहब, टोटल वेट ऑफ KCl प्लस O2 ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 3.04 प्लस 1.36, ये आपका कितना आ गया बोलो 5, है ना भाई साहब, सॉरी 1.36 नहीं भाई साहब, आपका है 1.943, ठीक है। 3.041 दिया हुआ है ना यहाँ पे 3.041, इसको अगर हम ऐड करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखो 4.984 ग्राम्स, ठीक है। और आपने ये कितना लिया हुआ था 5 ग्राम्स, ये अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, ओके। तो आपका अच्छा यहाँ पे देखो अगर इस टोटल मास को देखें अपन तो कितना है 4.984 है ना भाई साहब, ठीक है, इतना आ रहा है, आना कितना चाहिए 5, ठीक है। सॉरी इसका मतलब हो गया आपका टोटल, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना आना चाहिए भाई साहब 5 आना चाहिए, तो एरर कितने का आ रहा है, व्हाट इज द एरर, तो एरर हो जाएगा भाई साहब कितना 5 माइनस 4.984 ग्राम्स। देखिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका भाई साहब क्या आना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये कितना आना चाहिए भाई साहब, ये आना चाहिए आपका 5, आ कितना रहा है 4.984, तो एरर कितने का हुआ 5 माइनस 4.984, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0.016, ठीक है। तो आपका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका ये जो आया है देखो 0.016 अपॉन कितना भाई साहब 5, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कितना आ रहा है भाई साहब, ये आपका देखो दिस विल बी हाउ मच 5 1 जा 5, अब कितना आ रहा है भाई साहब, सो आ रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 5 20 जा 100, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा 320 है ना, तो आपका यहाँ पे आया भाई साहब कितना 16 2 जा 32 और ये एक 0 1 2 3, तो आपका कितना आ रहा है देखो 3.2% एरर आ रहा है, ठीक है। आपका परमिसिबल एरर लिमिट्स कितना है भाई साहब 3.2 आएगा कि
हाँ यहाँ पे एक और ज़ीरो आ जाएगा ना, तो आपका आया कितना भाई साहब इधर, दिस विल बी 16 इंटू 2 हो गया 32, एक ज़ीरो इसका है ना, और 1 2 3 1 2 3 0.32 आएगा। ओके 0.32% आया। ठीक है, देखो परमिसिबल एरर लिमिट कितना है, परमिसिबल एरर लिमिट मतलब समझते हो, ये हमारे बीकर के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर से, एनवायरनमेंट से, तमाम एरर से इतना परमिसिबल एरर पॉसिबल है। अगर इससे ज्यादा या कम हो रहा होगा आपका एरर, तो आपका कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। ये परमिसिबल एरर लिमिट्स है। ठीक है, तो आपको देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या ये शो हो रहा है, शो दैट दीज फिगर्स सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी आपका जो यहाँ पे एरर आया है, क्या वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है? बिल्कुल है, क्योंकि आपका परमिसिबल लिमिट कहां से कहां तक है, -0.4 से +0.4% तक आपका परमिसिबल एरर लिमिट है। और ये जो 0.32 आ रहा है, ये बीच में ही आ रहा है, तो ये विद इन परमिसिबल एरर लिमिट्स है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। देखो इसको समझो, इस कंजर्वेशन इज वैलिड, इसको पहले समझ लो। दो चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहां पे होना चाहिए कि 5 अगर आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो 5 आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए। लेकिन आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, टोटल मास 4.984। तो आप बोलोगे ये जो 0.016 ग्राम ये गया कहां, तो ये आपका गया नहीं है कहीं पे, या ऐसा नहीं है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑल दैट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे एक एरर का परसेंटेज है, हर एक्सपेरिमेंट में एक एरर का परसेंटेज होता है, जैसे आप देख रहे थे भाई साहब। तो यहाँ पे आपका एरर का परसेंटेज इस एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है ±4%। आपने जो ये निकाला, तो यहाँ पे 0.016 अपॉन 5 इंटू 100 करके देख रहे हो कितना आ रहा है, 0.32। तो ये भाई साहब एरर के लिमिट्स के विद इन है, तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। तो अभी भी हम बोल सकते हैं that 5 is approximately equal to 4.984, considering that we have an error scope of how much, 0.4% प्लस माइनस में। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड which states that क्या स्टेट करता है भाई साहब, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, दिस स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल mass of products, total mass of reactants is equal to total mass of products। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। .22 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, दैट इज उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, 0.22 ग्राम of a hydrocarbon, इसमें containing carbon and hydrogen only, on complete combustion with oxygen gave 0.9 gram of water and 0.44 gram of carbon dioxide. Show that these results are in accordance with the law of conservation of mass। यहाँ पे atomic mass आपको दिया हुआ है किसका, C का which is 12, H का 1 और O का भाई साहब 16। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो कोई हाइड्रोकार्बन है भाई साहब, देखिए लेट्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंबस्शन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा भाई साहब, एनी हाइड्रोकार्बन, आपके जितने भी फ्यूल्स होते हैं सबके सब क्या है भाई साहब, हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या देंगे भाई साहब, हाइड्रोकार्बन को बर्निंग से हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलने ही वाला है। ठीक है, क्लियर है? कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन ऑन कंबस्शन, कंबस्शन मतलब हीट। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ CO2 and H2O। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन कंपाउंड कंबस्शन विद ऑक्सीजन गिव 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपका यहाँ पे कितना आया, ये 0.9 ग्राम वाटर का, और भाई साहब कितना आया है, ये 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कितना है भाई साहब आपका, 0.22 ग्राम। ठीक है, आपका हाइड्रोकार्बन कितना है, 22 ग्राम है। ठीक है, ओके, तो show that on complete combustion the oxygen gives this much gram of water। ठीक है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना है, 0.22,
मास ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना है, एक का 0.44 है और एक का 0.9, और यहाँ पे सब आपका कोई लीटर उटर में नहीं दिया हुआ है, आपका सब ग्राम्स में दिया हुआ है। ऐड करो कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पे 0.44 प्लस 9 करो कितना आएगा 53 है ना, 0.53 आ गया। इधर भाई साहब कितना है 0.22 है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है भाई साहब? नहीं हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे हो रही है, क्या हो गया? यहाँ पे तो सब वेट में है भाई साहब, क्या दिक्कत हो गया, बढ़ कैसे गया? हाँ तो टोटल मास में कंपाउंड और इस कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपल, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे कितना है 0.22 है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आपका कितना आ गया भाई साहब 0.53। तो कंपाउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए क्या क्या दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम है कि भाई साहब मास बढ़ कैसे गया? घटना चाहिए ना भाई साहब, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा मास कैसे बढ़ गया। बोलिए बोलिए भाई साहब जल्दी जल्दी। हाँ इतू सा कॉमन सेंस चाहिए। अरे भाई साहब देखो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। आप देखो 10th में पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, याद है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, ये तमाम जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या गया है, कार्बन और ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बाहर से आया है, समझ में आ रहा है? जब आप फ्यूल को बर्न करते हो, ये जो ऑक्सीजन आता है ये बाहर से आता है, समझ में आ रहा है? जैसे आपने गैस जलाया, जब आप गैस जलाते हो, गैस का बर्नर देखते हो आप, उसमें इतने सारे होल्स क्यों रहते हैं? हाँ, तो ये जो गैस निकल रहा है, ठीक है, ये अगर आपने होल को बंद कर दिया तो गैस जलेगा ही नहीं, ठीक है। आपका गैस नहीं जलेगा क्योंकि आपका ये जो गैस निकल रहा है, आप माचिस जला रहे हो या बर्नर से जला रहे हो, ये ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो ऑक्सीजन उसको बर्न करवा रहा है। एनी कंबस्टन विल रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, किसी भी कंबस्टन में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आपने वो एक्सपेरिमेंट छोटे में मतलब देखा रहेगा, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही थी, हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया, कुछ देर बाद वो बुझ गई, क्यों? क्योंकि अभी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है एनवायरनमेंट से, तो इसलिए वो बुझ गया, ठीक है। इसी तरह से गैस बर्नर्स में भी, अभी गैस बर्नर कैसे होते हैं, अगर आप देखोगे ना, आपका जो पतीला है वो बहुत नीचे से काला हो रहा है, तो इसका मतलब आपके गैस के बर्नर में होल्स में भाई साहब कुछ कचरा जमा हो गया है। ट्राई एंड क्लीन दैट, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, गैस का फुल बर्निंग नहीं हो पा रही है और इसके लिए उसका जो सूटी फ्लेम निकल रहा है, काला जो डिपोजिशन हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तो फुल बर्निंग के लिए फुल ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के चलते इनका मास बढ़ गया है। तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें कार्बन कितना है, और अपने को ये निकालना पड़ेगा कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, और इन कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इस हाइड्रोकार्बन के मास के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट आ चुका है ऑक्सीजन, जो यहाँ पे नहीं था, इसीलिए आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को नहीं दिखाया है ना, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को लिया है हाइड्रोकार्बन में, जिसका मास है कितना 0.22। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है, और भाई साहब इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कहाँ से आया, और ये वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आया, मतलब बाहर से आया, जिसका वेट आपने लिया नहीं है, और इसीलिए आपके वेट में डिस्क्रिपेंसी लिख रही है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का मास को निकालना पड़ेगा, इस वाटर में से वाटर का मास को निकालना पड़ेगा। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का मास आया उसको ऐड कीजिए, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा बोलो। कार्बन का दिया हुआ है आपको 12, तो 1 × 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16, तो 2 × 16, तो ये कितना हो गया बोलो 12 + 32, so this will be 12 + 32, so that will be how much 44 grams। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आर वी क्लियर? ओके। और भाई साहब यहाँ पे वाटर है, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 × 1 + 1 × 16, कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 2 + 16, दैट इज हाउ मच
18 ग्राम्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, चलिए अभी मुझे बताइए यहां पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, कंटेन्स कार्बन कितना भाई साहब बताइए? हाँ कितना? 12। सिंपल भाई साहब दिख रहा है ना, 44 में आपका इतना कार्बन का है तो 12 ग्राम। ठीक है, तो भाई साहब 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा? 12/44। सिंपल है भाई साहब ये। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। इसके बाद क्या बोलेंगे भाई साहब? इतना है आपका कितना? 0.44। तो 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा बच्चा पार्टी? 12/44 इंटू 0.44 ग्राम्स, तो ये हो गया आपका कितना? 0.11। ठीक है, क्लियर है? 12 इंटू 1 132 है ना, कितना हो गया? 1.32 ग्राम्स। 12 इंटू 11 132 होता है ना, टेबल कमजोर है हमारी। 12 1 12 12 और ये 12, हाँ भाई साहब 132 है। ठीक है, तो 1.32 ग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब आप देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन को निकालने का चक्कर है। ठीक है, तो अपन देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई साहब? यहां पे दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन का कितना है? 1। ठीक है, तो 1 इंटू ये 2, 1 इंटू 2 प्लस 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 यहां पे ऑक्सीजन कितना है आपका? 1, तो 1 इंटू 16, तो कितना हो गया ये बोलो? 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। क्लियर है? कोनो कंफ्यूजन इस कैलकुलेशन में? ठीक है, 1 इंटू 2 है ना, और 1 इंटू 16 दैट इज 18 ग्राम। तो अपन क्या बोलेंगे? सेम चीज यहीं पे करेंगे। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स क्या है भाई साहब आपका? हाइड्रोजन कितना? 1 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम्स ना। ठीक है, इसका हो गया भाई साहब 2 ग्राम्स। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? 2 ग्राम हाइड्रोजन का है। ठीक है, ओके, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन कितना? 2/18 ग्राम्स। समझ में आता भाई साहब? तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई? 0.9, 0.9 दिया हुआ यहां पे, 0.9 ग्राम ऑफ कंटेन्स कितना? 2/18 इंटू 0.9। ठीक है, क्लियर है? आपने इधर किया इसको, ये भाई साहब 1 0 आ गया, 9 1 9, 9 2 18, तो यहां पे कितना आ गया बोलो? 1/10, दैट इज हाउ मच? 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 0.1 आ रहा है, हाँ 0.1। ठीक है यार, यहां पे 122 कैसे हो गया? 44 ना, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं आएगा। क्या रे तुम लोग क्या कर रहे हो? दत्त यहाँ पे आया आपका कितना? 12/44 इंटू 0.44। क्या कर रहा है जैन? क्या कर रहा है तू? 0.1 है ना, तो ये कितना आएगा? 0.12 ग्राम्स आएगा। ठीक है, ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आफ्टर कंबस्शन, मतलब भाई साहब जलने के बाद, आफ्टर कंबस्शन कार्बन का मास कितना है भाई साहब? 0.12। हाइड्रोजन का मास कितना है भाई साहब? हाइड्रोजन का मास कितना निकाला आपने? 0.1 ग्राम। ये 0.1 ऐड कर दो भाई साहब, कितना आ गया? 0.22 ग्राम्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बिफोर कंबस्शन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बिफोर कंबस्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? therefore results are in accordance with law of conservation of mass। ठीक है, बस अब जो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, द रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद दिस। क्या समझने में कोई भी दिक्कत है? इस सवाल को फिर से पूछ रहा हूँ, एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स यू हैव? नहीं, आगे बढ़ा जाए? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। ओके, चलिए आते हैं अभी हम भाई साहब दूसरे लॉ पे। ये दूसरा लॉ आपका क्या है?
दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट, इसको अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है। ये लॉ भाई साहब किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने दिया था। इट स्टेट्स दैट सम कंपाउंड्स, ठीक है, that the same compound is always composed of the same elements combined together in same or fixed proportions by weight। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब समझो, एक कोई कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, इसमें वाटर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है भाई साहब आपका? ध्यान से देखो, यहाँ पे 2:1 है और इसका कितना है भाई साहब? 1:16 है ना भाई साहब, ठीक है। तो टोटल मास क्या है इसका? 18, ठीक है, जिसमें से 2 ग्राम इसका है और 16 ग्राम भाई साहब इसका है। तो इनका रेशियो क्या है? 2:16, दैट इज 1:8 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भाई साहब रेशियो क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1, तो 1:8 लिख सकते हैं। अब ये वाटर आप भाई साहब कहीं से भी लाओ, प्योर होना चाहिए। आप भाई साहब नदी का पानी लेकर आओ, समुद्र का पानी लेकर आओ, किसी कुएं का पानी लेकर आओ, कहीं से भी लाओ, ये दिस विल ऑलवेज शो अ रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है। ये दिस विल ऑलवेज शो अ रेशियो। इट स्टेज द सेम कंपाउंड, जो सेम कंपाउंड है वाटर, चाहे आप समुद्र का पानी लेकर आ रहे हैं, चाहे कुएं का पानी लेकर जा रहे हैं, चाहे किसी नदी का पानी लेकर आ रहे हैं, अगर वो प्योर है तो इट इज ऑलवेज कंपोज ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, इन द सेम और फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, उसी सेम प्रोपोर्शन बाय वेट से ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? द सेम एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे 1:8 का कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अभी जैसे समझो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको C और O2 का क्या मिल रहा है? तो इन दोनों का भाई साहब कितना है? इसका है 1:12 और इसका कितना है भाई साहब? 2:16, तो ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 32। भाई साहब कॉमन निकाल लीजिए, कितने से जाएगा ये? 4 3 12, 4 8 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो 3:8 ही मिलने वाला है, वो चाहे शहर का कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे गांव का कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, चाहे किसी भाई साहब हिली एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में हमेशा आपको 3:8 का प्रोपोर्शन ही मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है? अगर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस से। सो दस इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन unite to form water no matter in whatever way, ठीक है, and whichever place it is produced, it is always composed of these elements together, ठीक है, in the same proportion by weight। तो कैसे भी आप वाटर बनाओ और कहीं से भी वाटर को लाओ, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो किस रेशियो में कॉम्बिनेशन होगा? 1:8 में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप यूज कर रहे हैं वाटर बनाने में, किसी भी तरीके से आप बना रहे हो, अगर वाटर बन रहा है तो 1 part by mass of hydrogen and 8 parts by mass of oxygen will combine together। समझ में आ रहा है? to form water। Law of constant composition is not true for all types of compounds but true only for compounds obtained from one isotope। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कुछ आपके जो एटम्स होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखो आइसोटोप्स पढ़ा रहेगा, ठीक है, 10th में, जहां पे आपने कार्बन के आइसोटोप्स देखे थे। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 12 और 14, ठीक है। सो अगर एक ही आइसोटोप से कंपाउंड बन रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये CO2 में कार्बन जो है वो C12 है और ये CO2 में जो कार्बन है वो C14 है, तब भाई साहब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मास का ही डिफरेंस आ जाएगा ना। यहाँ पे आपने 12 लिया था, 12:32 लिया था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 14:32 हो जाएगा, तो वो बिगड़ जाएगा। मतलब जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपका कार्बन जो है तो सेम आइसोटोप का होना चाहिए। ऐसा दूसरे कंपाउंड्स में भी। यहाँ तो कार्बन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एक्चुअली कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास है 12, एक का मास है 13 और एक का मास है 14। तो सबका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन 12 का रेशियो का मास क्या हो जाएगा? 3:8। लेकिन भाई साहब कार्बन 13 का मास क्या होगा? 13:, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने 13 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13:, आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? O2 मतलब हो गया आपका कितना? 2 × 14 दैट इज 28 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके सब मासेस में अलग अलग आएंगे, विच इज नॉट द सेम एज द फर्स्ट केस। तो आपका आइसोटोप सेम होना चाहिए, ये आपका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एक सवाल, और इस सवाल से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका।
7 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स डायरेक्टली विद 0.4 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं 0.7 ग्राम, तो आपका यहां पे आयरन है और ये आपका सल्फर है। 0.7 ग्राम इसका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 0.4 ग्राम इसके साथ। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, 7:4 का रेशियो हो गया ये। ठीक है, क्लियर है। If 2.8 gram of iron is dissolved in dilute HCl and excess of sodium sulfide solution is added, 4.4 gram of iron sulfide is precipitated। हमको इसमें नहीं जाना है क्या रिएक्शन हो रहा है क्या कुछ। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनिशियली आपने कितना आयरन लिया हुआ है, 2.8 ग्राम। ठीक है, हमको रिएक्शन में नहीं जाना है। आयरन आपने कितना लिया हुआ है, 2.8 ग्राम, और आपका जो आयरन सल्फाइड बना है, ठीक है, आयरन सल्फाइड जो बना है वो कितने का बना भाई साहब, ये सारे रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बना आपका, क्या है, वो आयरन सल्फाइड, और वो कितने का है, 4.4 ग्राम, है कि नहीं भाई साहब। तो इसमें भाई साहब आयरन का मास कितना होगा बता सकते हैं, सॉरी अपना सल्फर का मास कितना होगा भाई, इसका जो मास है 4.4 माइनस 2.8, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका -2.8, दैट विल बी हाउ मच, 8 + 4 नहीं 8 + 6 14, ये हो गया भाई साहब आपका 8 + 6 14, 3 से 2 गया 1.6। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे कितना है बोलो, 1.6। क्लियर है, क्लियर है। इस रेशियो को कंपेयर करो, 2.8:1.6, 4 7s are 28, 4 4s are 16, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो देखो सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, therefore the weights are, since the ratio of the weights of the two elements is the same in both the cases, the law of composition is true। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो बोलता है वो इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेट जो है तो रेशियो जो है वो सेम है। तो जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बनता है, whenever you get a product, the ratio in which they combine, that is going to be the same। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, आपका उधर क्लास है, ध्यान दीजिएगा।